हेलो दोस्तों, रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी के लिए एग्ज़ाम का जो घोषणा किया गया है कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगी और इस दौरान काफ़ी लोग तैयारी में लग भी गए हैं। कुछ बच्चों का कहना था कि सर इसमें इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ आ रहा है और इकोनॉमिक्स कैसे तैयारी करें, खासतौर पर इस संदर्भ में बात करने के लिए पूछने के लिए तैयार। अब सवाल ये है कि आखिर इकोनॉमिक्स का इतना टफ क्वेश्चन या कह सकते हैं स्तरीय क्वेश्चन क्यों पूछा गया। लेकिन कंबाइंड एग्जाम जो अब बीपीएससी द्वारा जो ली जा रही है उसमें एफएओ का जो परीक्षा है उसको सम्मिलित कर लिया गया है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है वो स्तरीय पूछा जा रहा है। देखिएगा इसमें खासतौर पर कि 10 से 12 क्वेश्चन आपका मेनली 10 क्वेश्चन ही है कि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से और 5 क्वेश्चन बिहार की अर्थव्यवस्था से भी मिलाकर पूछ रहे हैं, मतलब 15 क्वेश्चन लगभग इकोनॉमिक्स खंड से पूछा जा रहा है। तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक अच्छी है, क्योंकि ट्यूशन वगैरह से तो काम होगा नहीं। तो दोस्तों हमने पहले भी बताया लाल एंड लाल की अच्छी बुक है, उसे आप पढ़िए, लेकिन वो बुक की भाषा जो है थोड़ा क्लिष्ट है, स्तरीय है, इसलिए आप चाहें तो परीक्षा वाणी को भी देख सकते हैं। अब पढ़ना क्या है, टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इस संदर्भ में बात करते हैं। तो पहले आइए देखते हैं कि आखिर पढ़ना क्या क्या है ना। तो पूरे इकोनॉमिक्स को हम चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था को तो 5 यूनिट में बांट कर देखते हैं। यूनिट फर्स्ट जिसमें अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम है और इसमें जो टॉपिक पढ़ना है आपको वो मुख्य रूप से है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। सबसे पहले तो ये जानिए कि पढ़ना क्या है, क्या इकोनॉमिक्स पढ़ना है या फिर इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। ऑप्शनल पेपर जिनका है वो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो हम लोग को भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है। तो आखिर फिर अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, पहले तो ये जानेंगे। दूसरा है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। फिर इसी तरह देखिएगा कि राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है वो क्या है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण शब्दावली व्यवस्था से जो पूछा जाता है, खासतौर पर पीटी में जो तीनों में, तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है यूनिट सेकंड की बात करें। यूनिट सेकंड में है कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, इसको रखा गया। इसमें आर्थिक नियोजन, खासतौर पर योजना प्रबंधन वगैरह देखते हैं कि योजना वगैरह पंचवर्षीय जो भी वो है, गरीबी है, बेरोजगारी है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र है, उद्योग है और औद्योगिक नीतियाँ, ये सभी हम यूनिट 2 में पढ़ते हैं। अब यूनिट थर्ड की बात की जाए, मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग जो रखा गया है वो है, इसमें पढ़ना है बैंकिंग एवं बैंकिंग ढांचा। फिर है मुद्रा एवं मौद्रिक व्यवस्था, वो देखेंगे। फिर है वित्तीय संस्था एवं बीमा। फिर शेयर बाजार और शेयर बाजार संबंधी शब्दावली जो है वो रखेंगे। मतलब यूनिट थर्ड में आपको ये पढ़ना है। यूनिट फोर्थ इसमें राजकोषीय घटनाक्रम एवं लोकवित्त पढ़ना होता है। इसमें खासतौर पे देखिएगा कि आर्थिक समीक्षा, बजट, कर व्यवस्था, वित्त आयोग, केंद्र राज्य संबंध और वित्तीय संघवाद की स्थिति, ये देखिए खासतौर पर पूछा जा रहा है। अब लोग कहेंगे कि सर ये तो टॉपिक जो केंद्र संबंध और वित्तीय संघवाद वगैरह तो मेंस का टॉपिक है, लेकिन मेंस का टॉपिक भी है और ये प्री का भी टॉपिक है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्ट आपका डेवलप रहेगा और 3-4 में एक छांटना होगा। तो ऐसे में जरूरी होता है कि आप ओवरऑल तैयारी करें। फिर 5वीं यूनिट में जो है वो देखें तो मोटे तौर पर इसमें है आपका व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन, व्यापारिक नीतियां, जिसमें खासतौर पर शेष, डंपिंग, एंटी डंपिंग वगैरह नाम काफी ज्यादा सुने होंगे आप लोग, उसके अंदर पढ़ना है। फिर विदेशी निवेश, इसमें एफडीआई, एफआईआई, पोर्टफोलियो निवेश, ये सब क्या है ये सब जानेंगे। फिर ट्रेड वार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, एडीबी, कई सारे संस्थाएं हैं, तो ये पढ़ना। तो टोटल इकोनॉमिक्स खासतौर पर इंडियन इकोनॉमी को हम लोग 5 यूनिट में बांट के पढ़ सकते हैं। अब एक एक करके धीरे धीरे आते हैं और लगातार आने वाले समय में भी आपको वीडियो द्वारा ये सभी यूनिट पर क्लास दी जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट की अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। तो देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र क्या है, सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि अर्थशास्त्र है क्या। तो सिंपल
भाषा में देखा जाए, साधारण भाषा में देखा जाए कि मानव की समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। इसकी तो मानव समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। अब आर्थिक गतिविधियां क्या है? स्वाभाविक है। तो आर्थिक गतिविधियों से आशय मानव द्वारा संपन्न किए जाने वाले वैसे सभी कार्य से है जिसमें लाभ एवं हानि का तत्व जो है ना विद्यमान होता है। जिसमें भी लाभ एवं हानि का तत्व है विद्यमान है वो अर्थव्यवस्था का पार्ट माना जाता है। इस संदर्भ में, अर्थशास्त्र के संदर्भ में सबसे बेहतर कदम या सबसे पहला प्रयास जो है वह स्कॉटलैंड के दार्शनिक अर्थशास्त्री जो है एडम स्मिथ, उनकी मानी जाती है। एडम स्मिथ ने ही पहला कदम उठाया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विधिवत रूप से, और उन्होंने 1776 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक निकाली थी द वेल्थ ऑफ नेशन। और इसी द वेल्थ ऑफ नेशन बुक से आगे चलकर क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जन्म होता है, भारतीय अर्थशास्त्र का जन्म होता है। और खासतौर पर देखेंगे इसमें जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आप पढ़ेंगे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म कैसे होता है ये सब उसमें बताएंगे। एडम स्मिथ ने ये क्वेश्चन पूछता भी है इस बुक में, इकोनॉमिक्स को जो खासतौर पर देखिएगा अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। ये पूछा है धन का विज्ञान किसने माना है, किसका स्थापना है? तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की शाखाएं कितनी हैं? तो मोटे तौर पर देखा जाए तो अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, दो शाखाएं हैं, समष्टि और व्यष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये क्या है माइक्रो एंड मैक्रो? व्यष्टि नाम से आते व्यक्ति। व्यक्ति मतलब क्या होगा? जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, मतलब क्या होगा ये? तो सूक्ष्म होगा। तो इसमें पढ़ना क्या होता है व्यक्ति अर्थशास्त्र में, व्यष्टि में, कि अर्थशास्त्र का वैसा स्वरूप जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चाहे एक व्यक्ति या एक छोटा एक परिवार हो, एक व्यक्ति समूह वगैरह या कोई एक संगठन कह सकते हैं, क्या अध्ययन जो है क्रियाओं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, उसे ही हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें देखा जाए जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक बाजार, है ना, विशेष किसी परिवार के बारे में अगर पढ़ना हो, व्यक्तिगत उद्योग के बारे में पढ़ना हो, तो ये जो अध्ययन है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट होता है। अब होता है मैक्रो, क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। और चूंकि देखिएगा ये व्यक्ति तक ही सीमित होता है, किसी खास तक, इसलिए इसे सूक्ष्म अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? इसमें समग्र व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समग्र मतलब पूरा मांग, पूरी कह सकते हैं कि मांग एवं पूर्ति, समग्र रोजगार के बारे में बात की जाए, समग्र निवेश की बात की जाए, है ना। तो ये जब समग्रता आ गई तो उसे कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो। ठीक है, और ये अर्थव्यवस्था का रूप जो होता है बृहत अर्थव्यवस्था में से कहा जाता है। स्वाभाविक इसमें समग्रता की बात की जाती है, पढ़ाया जाता है, अध्ययन की जाती है। तो ये बृहत अर्थव्यवस्था का एक पार्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था फिर क्या है। अर्थशास्त्र समझ लिए कि अर्थशास्त्र क्या है ना, मानव की आर्थिक क्रियाओं का उसमें लाभ हानि जो भी। अब अर्थव्यवस्था क्या है? तो क्या किसी निश्चित क्षेत्र अथवा विशिष्ट समूह द्वारा एक निश्चित अवधि में आर्थिक और उसको समर्थन देने वाली गैर आर्थिक कारकों के समेकित प्रभाव को, सम्मिलित सभी के प्रभाव को अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब कोई एक व्यक्ति हो या कोई एक समूह हो, इसके द्वारा एक निश्चित समय अवधि में, चाहे वो साल भर का हो, 2 साल का, 5 साल का, एक निश्चित अवधि होती है, उस अवधि में आर्थिक और उसको समर्थन देने वाली गैर आर्थिक कारकों के समेकित प्रभाव को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसमें आता है कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्या है। तो इसमें देखिए, जैसे खासतौर पर उदाहरण में देखिए ना, भारतीय अर्थव्यवस्था है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था है, किसी खास देश की बात की जा रही है, या फिर ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था है, तो एक समूह हो गया। बिहार की अर्थव्यवस्था तो बिहार तक सीमित है ना। तो ये अर्थव्यवस्था जो है एक सीमित क्षेत्रों तक है।
इसमें आर्थिक कारक कौन कौन है? तो आर्थिक कारक में आता है जैसे उत्पादन है, वितरण है, उपभोग है, विनिमय है ना? और गैर आर्थिक कारक में, तो गैर आर्थिक कारक वैसे कारक होते हैं जो आर्थिक कारकों को सपोर्ट करते हैं। जैसे शिक्षा की बात, स्वास्थ्य, शिक्षित व्यक्ति होंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, स्वस्थ होंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, राज्य की नीतियां अगर अच्छी होगी, अहस्तक्षेप की नीति होगी तो स्वाभाविक है कि उत्पादन बढ़ेगा, है ना? प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी अगर उसके पास है तो बेहतर होगा। तो जैसी स्थितियां रहेगी उसके अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए ये कारक जो होते हैं इन लोग का बहुत बड़ा योगदान होता है अर्थव्यवस्था के विकास में। इसी के अलावा भौगोलिक विस्तार कितना बड़ा है, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन कैसे हैं, तो ये सभी कारक हैं जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो ये मोटे तौर पर देखा जाए तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में मूलभूत अंतर क्या है, ये रहा। अब अर्थव्यवस्था हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में खासतौर पर ये सब टॉपिक जो हमारा होगा कल से स्टार्ट होगा, तो आप देखते रहें वीडियो, सीखें और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आप बनाने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आते हैं। ओके, थैंक यू।